गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? पर आवाज़ का बता दो आप लोग। आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों के पास? गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज की क्लास हम लोग। आज मेरा वाला ये नहीं चल रहा है। जस्ट एक मिनट वेट करें आप लोग। स्क्रीन, ये सर नो इशू। स्क्रीन क्या हो गई? ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास। देखो आज हम लोग बीबीटी से आगे बढ़ेंगे। बीबीटी हमने पढ़ ली है। बीबीटी के ड्रॉबैक हमने देख लिया कि ऐसी क्या नीड आ गई थी कि हमें बीबीटी से बढ़कर के सीएफटी पे जाना पड़ा। हमें का मतलब एक जनरल प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि जो लीनियस पोलिंग साहब थे, लोग उनसे संतुष्ट नहीं हुए। आप पोलिंग साहब आप बहुत अच्छे से नहीं समझा पाए, तो फिर नए साइंटिस्ट आए। हंस बैठे करके कुछ भी मान लो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है क्या होता है, हंस बैठे करके कोई नए साइंटिस्ट आए। उन्होंने फिर अपना एक नया कंसेप्ट लेके आए जिसे हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर वो जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो सॉलिड फॉर्म में, और जैसे आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है, बाकी जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या जिन्होंने रिसर्च की है उन लोगों को बहुत आइडिया होगा कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड होते हैं और फिर उनका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो एक तरह से वो क्रिस्टलाइजेशन होने के कारण इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, उस पर क्या है ना, एक तरह से दूसरी तरह का लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा। लिगेंड का क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं देखो समझना क्या है वो मैं बता दूं आप लोगों को, मोटा मोटा क्राइटेरिया बताता हूं कि एक्चुअल में मेटल है, मेटल के डी ऑर्बिटल है, एक्चुअल में लिगेंड आता है। लिगेंड एज ए नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। और ये लाइन भी सीएफटी की सबसे पहली लाइन भी यही है कि पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश जिसे बोलते हैं हम लोग। एक्चुअल में बिंदु आवेश मतलब हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो स्पिन करेंगे, और स्पिन करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक भी होगा, इलेक्ट्रिक भी होगा। तो होता क्या है कि जब मेटल के डी ऑर्बिटल्स के पास लिगेंड आते हैं और जो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, बेसिकली देखो अब कोई एक्सेप्शन यहाँ पे है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। बट समझना ये है कि अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है, सपोज ये वाला है या फिर ये वाला है, तो इनमें भी क्या होगा? एक तरह से डाईपोलर बन जाता है, मतलब दो पोल बन जाते हैं। जो न्यूट्रल लिगेंड है उनमें भी डाईपोल बनता है, तो जो डाईपोल का नेगेटिव पार्ट होता है वो मेटल के डी ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करता है। मेरी बात समझना, आप समझ रहे होंगे। एक्चुअल में सीएफटी क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है, चाहे वो डाईपोल का नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो एक तरह से लोन पेयर का नेगेटिव चार्ज हो, तो वो नेगेटिव चार्ज एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, लिगेंड के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मेटल के डी ऑर्बिटल आते हैं, समझ गया? जब लिगेंड के इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल के डी ऑर्बिटल आते हैं तो एक तरह से वो तो फील्ड हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लिगेंड्स का, सही है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका सेंट्रल मेटल आयन है, उसके डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी
वो डिस्टर्ब हो जाती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक है यहाँ समझने की, मेरी बात समझ लेना देखो अच्छी तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो लिगेंड्स का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल नहीं होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई लिगेंड चारों तरफ से आ रहे हैं, नहीं, लिगेंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर लिगेंड के द्वारा जनरेट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिमेट्रिकल हो, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर लिगेंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से, अगर वो सिमेट्रिकल है तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि चारों तरफ से सेम टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेगेटिव चार्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि है तो नेगेटिव चार्ज ही, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है लिगेंड्स का, वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग है। और उस अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से ही, या ये मान लो उस नेगेटिव चार्ज और डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, मतलब डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन, इस वजह से क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। समझ में आ गया? जिन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको बोलते हैं समभ्रंश कक्षक, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। और जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, 2 की एनर्जी 3 की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं नॉन डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई कि स्प्लिटिंग क्यों होती है। पहले ये समझो आप लोग, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि स्प्लिटिंग क्यों होती है। डी ऑर्बिटल, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें पहला पॉइंट वही है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब आप समझ जाना, नेगेटिव है तो पॉइंट चार्ज है ही, अगर न्यूट्रल है तो कहानी समझ में आ जाएगी। बिकॉज ऑफ डाइपोल देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स। मैंने कल भी बता दिया था, बहुत बड़ा डिफरेंस है बीबीटी और सीएफटी का। बीबीटी ये कहता है कि मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, लेकिन बीबीटी सीएफटी क्लियर कहता है कोई इंटरेक्शन ही नहीं है उनके बीच में। क्लियर? थर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन सच दैट देयर इज मिनिमम रिपल्सन बिटवीन पॉइंट चार्ज। तीसरा पॉइंट ये कहता है, ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, एक मिनट, एक बार आवाज का बता देना आप, कोई इश्यू हो तो ना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इज सच देयर इज मिनिमम रिपल्सन बिटवीन पॉइंट चार्जेज। तीसरा पॉइंट ये कहता है किसी भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके चारों तरफ जो लिगेंड है वो इस तरह से अरेंज होंगे कि लिगेंड के डी ऑर्बिटल्स और जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स और जो लिगेंड का नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। उनके बीच में रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा हूं? थर्ड पॉइंट में दोबारा बता रहा हूं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसके डी ऑर्बिटल्स और जो हमारा लिगेंड है उसका जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। इस तरह से लिगेंड्स जो है वो सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ एडजस्ट होते हैं कि उनके बीच का जो रिपल्सन है वो कैसा हो? मिनिमम हो। ठीक है? मेटल डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। इसके बाद की कहानी पता ही है आपको, जब इंटरेक्शन होगी, मतलब इंटरेक्शन नहीं है लेकिन जब वो अप्रोच करेंगे, जब लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स मेटल के ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच करेंगे तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम थी अब वो डिफरेंट एनर्जी के
ऑर्बिटल्स में चेंजेज हो जाएंगे। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन, जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। ये तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। एक तरह से ये वही फैक्टर है जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करे। इसको अफेक्ट करेंगे, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये पांचों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें ध्यान रखने हैं आप लोगों को, जो सीएफटी है उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार आप यहां तक चेक कर लो, पांचों पॉइंट्स में किसी को कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चले, एक बार चेक कर लो यहां तक आप लोग। अगर किसी को कोई भी इश्यू हो तो पूछ सकते हो आप लोग, अदरवाइज आगे चले हम लोग। पॉइंट के बारे में सर, डब्लू कौन सा हो गया? सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स। मैंने आपको बीबीटी में बताया था कि जो लिनियस पॉलिंग साहब है उन्होंने ये कहा था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग से बनता है। लेकिन ध्यान रखना, जो सीएफटी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सिंपल आयनिक इंटरेक्शन हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों, जैसे मेटल का डी ऑर्बिटल मान लो, या मेटल का जो भी ऑर्बिटल यूज हो रहा है और जो लिगेंड है उसका नेगेटिव चार्ज, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो एक सिंपल आयनिक बॉन्ड बनता है, हम लोग ये बात बोल सकते हैं। बनेगा वही सिग्मा बॉन्ड, तब होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नो डाउट, लेकिन जो एक तरह की बॉन्डिंग नेचर होगी वो आयनिक टाइप की नेचर होगी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है यहां तक, आगे चलें। अब देखो, अब इस जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को हम लोग अलग अलग जगह अप्लाई करेंगे। मीन्स हम लोग तीन तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। वैसे तो देखो तीन चार टाइप के और होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल भी होता है, लेकिन वो अगर लेवल की स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका फर्स्ट ग्रेड यहाँ तक 100% हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाना फर्स्ट ग्रेड में। क्लियर है? तो देखो यहाँ की कहानी देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो सबसे पहले देखो कुछ चीजें मैं क्लियर कट बताता हूं आपको, आप एक एक लाइन समझ लेना। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो 6 बॉन्ड होते हैं, जो 6 बॉन्ड होते हैं जिनपे 6 लिगेंड जुड़े रहते हैं, वो एक्स वाई जेड के रेफरेंस में कहां पर होते हैं? पहली लाइन। इसके लिए देखो इस डायग्राम को आप लोग देखो, इसको आप समझने की कोशिश करना एक बार कि ये जो आपको ये ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, ये तो मान लो एक स्क्वायर है, और ये जो 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वो ऊपर की तरफ है, और ये जो 3 जो 4 है और ये एक डैश डैश वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, वो मान लो नीचे की तरफ। क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? ये 4 बॉन्ड ऊपर की तरफ है, ये ब्लू कलर के 4 बॉन्ड नीचे की तरफ है, और ये जो ग्रीन टाइप का है वो एक अपने आप में स्क्वायर है। अब आप देखो मैंने 3 एक्सिस भी बनाई है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब आप खुद सोच के देखो एक बार, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 6 लिगेंड होंगे। तो देखो 6 लिगेंड कहाँ होंगे? एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है, और एक यहाँ पे होगा। ये 6 लिगेंड होंगे, आप लोग चेक कर सकते हो। अब देखो अगर ये 6 लिगेंड आपको दिख रहे हैं तो आप खुद देख लो, अब आप आगे चल के ये 6 लिगेंड जो है वो तीनों एक्सिस पर हैं। आप अच्छी तरह से समझ लो। चाहे वैसे आप लोग देखोगे तो एक बार आपको कंफ्यूजन जनरेट होगा, लेकिन अगर इस डायग्राम में आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे 6 के जो 6 लिगेंड हैं वो
मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस पर होते हैं। ये पहले आप लोग समझो एक बार। ओक्टाहेड्रल की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि ओक्टाहेड्रल में जो 6 लिगेंड होते हैं, जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, वो एक्चुअल में एक्स वाई जेड एक्सिस के रेफरेंस में कहां पर होते हैं। तो इस डायग्राम से आप लोग समझ लो कि जो 6 के 6 लिगेंड होते हैं वो जेड एक्स और वाई, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर होते हैं। क्लियर है? इस डायग्राम को देख लेना भाई। इस डायग्राम में कोई इश्यू हो तो पूछ लेना आप लोग। ये मैंने कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दिख भी जाएगा आपको। ये व्हाइट वाले ऊपर वाले बॉन्ड है, ब्लू वाले नीचे वाले बॉन्ड है, और ये जो ब्लू कलर का, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो एक स्क्वायर है। क्लियर है? अब देखो, ये तो ओक्टाहेड्रल का आपको पता चल गया, और ओक्टाहेड्रल में आपको ये पता चल गया कि जो 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या जो 6 के 6 लिगेंड है वो एक्सिस पर है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, कि एक्चुअल में डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये आप लोग देखो एक बार। अब देखो, देखो आपको सबको बताया हुआ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको आइडिया है। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये तीन जो ऑर्बिटल हैं, वो ऑर्बिटल, ये जो तीन जो ऑर्बिटल हैं, ये तीनों ऑर्बिटल में जो लोब्स होती हैं वो एक्सिस के बीच में होती हैं। क्लियर? और ये जो दो ऑर्बिटल हैं, जो मैंने नाम नहीं लिखे, मैं लिख देता हूं, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी जो लोब होती हैं वो एक्सिस पर होती हैं। आप लोग कंपैरिजन पढ़ लो एक बार अच्छी तरह से, देखो तभी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं कि आप लोग इन चीजों के बारे में जानते ही नहीं हो, आपको कहीं कहीं कुछ कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को दूर कर लेना आप लोग आज अच्छी तरह से। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखो समझना आप लोग अच्छी तरह से। अब होगा क्या, देखो ध्यान से समझो। ये तीन ऑर्बिटल, इनकी एक्स जो लोब है वो तो एक्सिस के बीच में है, और इन दोनों की जो लोब है वो एक्सिस पर है। जबकि हमने ऑक्टाहेड्रल में क्या देखा कि जितने भी लिगेंड हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लिगेंड, जो 6 लिगेंड आएंगे ऑक्टाहेड्रल में, वो सारे के सारे 6 के 6 लिगेंड एक्सिस के साथ आएंगे। 2 लिगेंड एक्स एक्सिस पर आमने सामने से, 2 लिगेंड वाई एक्सिस पर, और 2 लिगेंड जेड एक्सिस पर। क्लियर है? और बेसिकली हम लोग इसको समझने के लिए केवल इसको हमेशा जेड एक्सिस कंसीडर कर। अब देखो कहानी क्या होगी। सेंट्रल मेटल आयन है, लिगेंड्स है, ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। तो समझना आप लोग, इधर सेंट्रल मेटल आयन है, इसके डी ऑर्बिटल्स हैं, इधर लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स हैं, और ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। अब अप्रोच देखो दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके से कैसे होगी, ये तो देखो आपका लिगेंड है और ये भी। अब देखो अगर आपका ऑर्बिटल इस टाइप का है, इस टाइप का मतलब ध्यान रखना, इस टाइप का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर या फिर डी जेड स्क्वायर। 1 मिनट। अगर आपका ऑर्बिटल इस टाइप का है, मींस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर डी जेड स्क्वायर। और देखो एक चीज और मैं बता दूं, या फिर इस टाइप का है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ठीक है? अब इस टाइप का है, बेसिकली आगे बताऊंगा, लेकिन हम लोग इन दोनों ऑर्बिटल्स को बेसिकली ऑक्टाहेड्रल के लिए इनको बोला जाता है ईजी, और इनको बोला जाता है E2G। अब ध्यान से समझो, देखो कुछ चीज है जहां पे आप लोगों को डाउट है या आप लोगों को लगता है कि कुछ बाकी है आपका, वहां पे आप लोग डिस्कस कर लो। देखो आप लोग देखो, सबसे पहले मेरे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों से, एक तो जनरली जो क्वेश्चंस मतलब पूछता कोई नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तो हम लोग ई क्यों यूज करते हैं, वाई, ये जी क्यों यूज करते हैं। ठीक है? ये ई जो है कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, इस ई का मतलब होता है टू। ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। जी का आप लोगों को बताना है कि जी क्यों यूज करते हैं, ई का मतलब मैंने बता दिया है। यहाँ पे भी वही कहानी है, जी क्यों यूज करते हैं, और T2, टी का मतलब एक तरह से 3। और कुछ जगह और भी लैंग्वेज लिखी हुई होती है, जैसे आप लोग नेट वगैरह के लिए जेआरएफ के लिए पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा कि इस एक्चुअल में टी का मतलब क्या है। एक्चुअल में इसका टी का मतलब क्या है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाकी एक बार आप फटाफट जी का मतलब बता दो यहाँ पे।
जी का क्या मतलब है यहाँ पे? फटाफट रिप्लाई कर दो। जी सिमेट्रिक नेचर। नहीं सिमेट्रिक तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ एक्चुअल में जो के ने लिखा जीरेड है। जीरेड क्यों है? क्योंकि इनमें इन्वर्जन सेंटर पाया जाता है, पहली चीज बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना बात वो की वही है, वैसे सिमेट्रिक है। अब देखो मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, जीरेड का जी का मतलब समझ में आ गया कि इनमें इन्वर्जन सेंटर पाया जाता है। देखो वर्ड्स पे ध्यान देना, क्या पाया जाता है? इन्वर्जन सेंटर पाया जाता है। ई का मतलब क्या है? टू। और इस T2 का मतलब लिख लो आप लोग, मैं बता देता हूं। इसका मतलब होता है एसिमेट्रिक विद, एसिमेट्रिक विद, एसिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू C2 एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू। ध्यान से समझ लेना, इस T2 का मतलब मैं बता रहा हूं, इस T का मतलब क्या है? विच इज एसिमेट्रिक with respect to C2 axis which is perpendicular to highest CN axis। वैसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस मैंने केवल आप लोगों को बताने के लिए कि इसकी कहानी क्या है वो मैंने लिखी है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, इस T2 का मतलब मैं बता रहा हूं। T2 का मतलब ये है कि विच आर एसिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू हाईएस्ट CN एक्सिस। ग्रुप थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी होगी तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, बाकी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि आपको पता भी नहीं चल पाए तो। बाकी एक जिनको थोड़ा सा भी आइडिया वो समझ जाएंगे कि T2 का मतलब क्या है, विच आर एसिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू CN एक्सिस, हाईएस्ट CN एक्सिस। इसका मतलब होता है 2। ठीक है, अब देखो वापस वहीं आते हैं हम लोग, इस कहानी को तो मैं यहीं खत्म कर देता हूं, वैसे कोई मतलब है नहीं इसका, कोई नहीं पूछेगा इन सब चीजों को। अब देखो, तो अगर आपका ऑर्बिटल एक्सिस पर है, कोई भी डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पर है, लिगेंड है, तो आपको पता है यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक्सिस पर लोब और ये एक्सिस के सामने ही आ रहा है, तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगी वो लार्ज इंट्रैक्शन होगी। अब ध्यान रखना, वो इंट्रैक्शन ओवरलैपिंग से रिलेटेड थी। यहाँ पे इंटरेक्शन का मतलब एक तरह से रिपल्सन मान लो, क्योंकि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिगेंड का नेगेटिव चार्ज, इनमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो आप इंटरेक्शन का मतलब वो मत समझ लेना, मतलब डिफरेंस केवल ओवरलैपिंग का है, ये ध्यान रख लेना। डिफरेंस किसका है? ओवरलैपिंग का, उसमें ओवरलैपिंग होती है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, जबकि देखो अब अगर आपका कोई डी ऑर्बिटल इस टाइप का है, तो देखो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो कम होगी, कम होगी तो इसको हम लोग बोल देंगे स्मॉल इंटरेक्शन। मींस हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो कम होगा और यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डी ऑर्बिटल, जब सॉरी, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं और जब कोई लिगेंड उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ये जो जो डी ऑर्बिटल है, जो ईजी वाले डी ऑर्बिटल है, उनका रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2G। और ऐसी कहानी है तो आपको पता ही है, रिपल्सन से क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, रिपल्सन से क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी और इनमें रिपल्सन कम होगा। अब देखो, अगर आपने कभी सोचा हो तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि यार रिपल्सन तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो इनकी भी एनर्जी बढ़नी चाहिए। मेरी बात गलत है कि सही है? प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरेक्शन बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल रिपल्सन का मतलब है। मेरी बात समझ में आई क्या? कि हम यहाँ पे भी रिपल्सन बोल रहे हैं, यहाँ पे भी रिपल्सन बोल रहे हैं, तो यार इनकी एनर्जी भी बढ़नी चाहिए भाई, की एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। क्यों भाई? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? ये बताओ आप लोग। भाई रिपल्सन तो यहाँ पे भी हो रहा है, आपने आज तक यही पढ़ा है। देखो अपनी बात से मत मुकरना बिल्कुल भी, आपने यही पढ़ा है कि यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होता है और यहाँ पे कम रिपल्सन होता है। अगर रिपल्सन भी नहीं हो, अट्रैक्शन हो, तब एनर्जी कम होनी चाहिए। अब तो ये मान लो कि यहाँ रिपल्सन होता है यहाँ पे नहीं होता, तो भी एनर्जी बराबर होनी चाहिए, कम तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? अब आप लोग बताओ। देखो जो डाउट्स आप लोगों को हैं वो क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, फटाफट फटाफट बताओ आप लोग। ऐसा क्यों है भाई?
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? मेरा क्वेश्चन समझ लो आप लोग, पहले उसका रिप्लाई करना है आपको। आपको रिप्लाई क्या करना है? क्या कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब ये है आप लोगों, रिपल्सन दो जगह हो रहा है, एक जगह ज्यादा हो रहा है, एक जगह कम हो रहा है। एनर्जी तो बढ़नी चाहिए ना, एक की एनर्जी कम क्यों हो रही है? फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। रिपल्सन तो टीईजी में भी हो रहा है और टी2जी में भी हो रहा है, लेकिन आप लोग ये बताओ कि फिर एनर्जी केवल उसी की क्यों बढ़ रही है? मतलब एक तरह से मैं एक बार आगे चलते हैं, फिर थोड़ा समझ में आ जाए। तो देखो अब क्या होगा, कहां तक पहुंच गए हम लोग, कि मेटल के डी ऑर्बिटल है या मेटल का सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड्स आ रहे हैं। अब जो मेटल डी ऑर्बिटल है और लिगेंड के ऑर्बिटल है, उनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन से क्या होगा? इनका भी रिपल्सन हो रहा है, इनका भी रिपल्सन हो रहा है। अब देखो रिपल्सन से क्या हुआ, एक बार ये चीज समझो आप। परसेंट टी वाले, नहीं वो तो आपकी बात सही है सर, मैं एक रिपल्सन इन बिटवीन एक्सिस है, तो रिपल्सन तो, मेरी बात नहीं समझे, आपकी बात से मैं एग्री हूं, आपकी बात को गलत नहीं बता रहा मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं रिपल्सन दोनों में ही रिपल्सन हो रहा है, तो दोनों की बढ़नी चाहिए। ईजी वाले की ज्यादा बढ़ जानी चाहिए और टी2जी वाले की कम बढ़ जानी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि रिपल्सन दोनों में हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ईजी में ज्यादा हो रहा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, सही बात है, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा बढ़ जाएगी। टी2जी में कम हो रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए लेकिन कम बढ़नी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, बिल्कुल ये बात सही है। देखो अब आप लोग समझो इस बात को, बिल्कुल सही बात है। देखो आपने कभी पढ़ा होगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा। देखो जब भी डी ऑर्बिटल होते हैं, पहले दोनों की एनर्जी बढ़ती है, ध्यान रखना अच्छी तरह से, दोनों की ही एनर्जी बढ़ती है, बिल्कुल यही मैं बताना चाह रहा था। और जब दोनों की एनर्जी बढ़ती है, उसके बाद में स्प्लिटिंग होती है, जब और ज्यादा पास में आ जाएंगे तब की कहानी बता रहा हूं फिर मैं। और जितनी एनर्जी बढ़ी है ना ये वाली, अब वो पूरी एनर्जी दो पार्ट में, ये एनर्जी इतनी रहेगी, जितनी एनर्जी बढ़ गई उतनी बढ़ गई। अब इसी एनर्जी में कम ज्यादा होगा, और कम ज्यादा होगा तो देखो सबको पता है, जो टी2जी ऑर्बिटल है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, और जो ईजी है वो ऑन द एक्सिस है। अब लिगेंड ऑन द एक्सिस आ रहे हैं तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। टी2जी वालों का रिपल्सन होगा बट एज कंपेरेटिवली कम होगा, तो यहां से नहीं, यहां से तो बढ़ेगी, बट यहां से एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी एनर्जी बढ़ी है उसी को बैलेंस करना है, उसी को कम ज्यादा करके और एनर्जी कहां से आएगी? इतनी एनर्जी मिल गई इनको, इतनी एनर्जी को ही अब एडजस्ट करना है। दो की एनर्जी बढ़ जाएगी तो तीन की एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे आप लोगों को सारी कहानी पता ही है। दो ऑर्बिटल्स जो ईजी हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और तीन जो टी2जी हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब ध्यान से समझ लेना, इसको बोलते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा नोट, और डेल्टा नोट का मतलब होता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पे देखो इसको कई बार 10 DQ भी लिखते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना। और जो यहाँ पे जो एनर्जी थी उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे पेरी सेंटर। अब देखो जो दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी है वो डेल्टा नोट के कंपैरिजन में, देखो यहाँ पे आ जाएगा +0.6 डेल्टा नोट, या इसको लिखा जा सकता है 3/5 डेल्टा नोट। देखो एक एक टर्म्स आप लोग याद रखना एग्जाम में, और यहां से 100% हर बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। ध्यान, नोट
ये जगह ओ ऑक्टाहेड्रल भी, ऑक्टाहेड्रल ये उसी को नोट बोल रहा हूं मैं एक तरह से, आप उस चीज की टेंशन मत करो। वो जो जीरो टाइप है, क्योंकि नीचे लेते ही हम लोग उसको नोट बोल, आप लोग चाहे इसको ओ बोल दो चाहे नोट बोल दो, वो ऑक्टाहेड्रल ही है। TF ऑफ एक्टोहेड्रल, सही है। ये टर्मिनोलॉजी जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। 4 की एनर्जी कम हो गई, कितनी एनर्जी कम हुई है? डेल्टा नोट के कंपैरिजन में -0.4 डेल्टा नोट। अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी थी वो बराबर है, 2 की एनर्जी बढ़ गई कितनी? 1.2 डेल्टा नोट। तो 3 की एनर्जी घट गई कितनी? वही 0.4 इंटू 3, तो कितना हो गया? -1.2 नोट। इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी थी रिजल्टेंट, वो एनर्जी सेम ही है। इनमें से 2 ऑर्बिटल एनर्जी को ले गए और 3 ऑर्बिटल ने जो एनर्जी दे दी, एनर्जी दे करके कम कर ली अपनी एनर्जी, वो 2 डी ऑर्बिटल को मिल गई। ये ध्यान रख लेना। तो Eg की बढ़ गई है और T2g की कम हो गई है। ये गैप आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। 2/5 और 3/5 किसी भी टर्मिनोलॉजी में पूछ सकता है। फिर आप ये मत करना सर ये तो मेरे को पता था, बट 2/5, 3/5, 2/5 ये कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, T2g को T क्यों लिखते हैं Eg? भाई जी का तो हो ही गया ना, Eg क्यों नहीं लिखते? मैंने बताया ना T2t मतलब टी, इसमें मैंने बताया ना आपको भी, और मैंने लिखवाया क्या था? जी का तो जिरेड, और T2 का मैंने बताया नहीं आपको। मैंने क्या कहा था? एसिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू C2 एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू हाईएस्ट CN एक्सिस। जो C2 वाला 2 है वो यहाँ पे 2 आया है, कहां गया वो? जो C2 वाला T मतलब मैंने जो लिखवाया था अभी, मैंने क्या कहा था दोबारा बता देता हूं। T2 का मतलब एसिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू C2 एक्सिस। जो C2 एक्सिस है वो वाला T यहाँ पे आया है, ध्यान रख लेना। अभी वो मैंने वही तो कहानी बताई थी मैंने लिख करके। क्लियर है भाई? तो ये सारी कहानी हो गई है हमारी। अब एक चीज और देखो कि जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है उसको डेल्टा क्यों भी लिखते हैं, ध्यान रखना। जो 0.06 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है उसको 6DQ भी लिख सकते हैं। जो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है उसको -4DQ भी लिख सकते हैं। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको लिख करके भी दी है और आप लोगों को पता भी। चलो अब इतना सारा अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे देना। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तब तो मैं मानूंगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, समझ के बताना कि जो ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आ रहे हैं उनमें से 2 लिगेंड तो एक्सिस पे आ रहे हैं, तो वो तो क्लियर है। dx² y² और dz² के रेफरेंस में जो लिगेंड आ रहे हैं उनका एंगल 0 डिग्री। लेकिन मेरे को ये बताओ कि जो 3 ऑर्बिटल हैं dxy, dxz और dyz, वो लिगेंड आ रहे हैं और इधर से 3 एक्सिस हैं। तो आपको ये बताना है, बात समझ लेना अच्छी तरह से। अब आपको ये बताना है कि जो d ऑर्बिटल है मेटल के और जो T2g ऑर्बिटल है उनके बीच में अप्रोच करने का एंगल कितने डिग्री का होगा। मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि मान लो 6 लिगेंड आने हैं हमारे और मेटल के d ऑर्बिटल है। मेटल के 2 d ऑर्बिटल तो एक्सिस पे है, तो जो एक्सिस पे आ रहे हैं जेड एक्सिस पे वो अप्रोच करेंगे, मींस उनके अप्रोच करने का एंगल 0 डिग्री है। बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल हो गया एक तरह से। ठीक है, लेकिन आप लोग ये बताओ कि जब मेटल के d ऑर्बिटल और लिगेंड अप्रोच करते हैं T2g वाले, जैसे मान लो ये एक्सिस है तो यहां से मान लो लिगेंड लिगेंड तो एक्सिस से आ रहा है, डी मतलब कैसे भी मान लो, सपोज ये मान लो ये लिगेंड आ रहा है एक्सिस से, तो d ऑर्बिटल इसके ऐसे होगा। तो ध्यान रखना एक्सिस के बीच में है। तो आप लोग ये बताओ, हाँ Eg का 0 डिग्री है, नो डाउट, आई एग्री। Eg का 0 डिग्री है, आई एग्री। बट आप लोग बताओ 2g का लिगेंड के रेफरेंस में अप्रोच करने का एंगल कितने डिग्री? फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आप कभी भी
अप्रोच नहीं भूलोगे लिगेंड्स की और ऑर्बिटल। 45 डिग्री, 73 डिग्री। और बताओ फटाफट, फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो 45 डिग्री, 72 डिग्री। और बताओ, ध्यान रखना, सबको पता है, थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। जो अप्रोच करने का एंगल है वो होता है 45 डिग्री। आप सोच के देखो यार, ये तो एक्सिस 90 डिग्री की होती है, इनके बीच में है, तो एक्सिस से लिगेंड है, ऑर्बिटल इधर है, तो 45 डिग्री का एंगल होता है। ध्यान रख लेना अच्छी तरह। अब चलो, ये कहानी तो किसकी हो गई। अब आप लोग बता दो एक बार कि ऑक्टाहेड्रल में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो आप लोग एक बार मेरे से। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये हम लोग एक साथ देखेंगे। टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में, दोनों में एक साथ डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक साथ केवल स्प्लिटिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होगी, कैसे टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होगी, और कैसे स्क्वायर प्लेनर फील्ड में स्प्लिटिंग। ठीक है, यहां तक देख लो। अगर कोई इश्यू हो तो पूछ लो आप लोग, अदरवाइज आगे चले हम लोग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग कहानी की बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। देखो, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है एक्चुअल में, चेक कर लो आप लोग, इसको भी समझ लो आप लोग। अब जी भाई, ये तो वो तो निकालने का फॉर्मूला है सीधा सीधा यार, मतलब उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, मैथमेटिक्स है सिंपल। अरे ये सीधा सा कंसेप्ट है कि 3 में 5 का भाग दोगे तो 0.6 ही तो आएगा, और 2 में 5 का भाग दोगे तो 0.4 आएगा। बस, इसमें तो कोई बात मतलब ही नहीं है। समझ में आ गई बात। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर 0.6 है तो 3 में 5 का तो 5, 5 6 30 और 5 चौके 20। बस ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब कहानी पढ़ लेते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल की। पहले तो ऑक्टाहेड्रल को समझ लो आप लोग। पहले तो ऑक्टाहेड्रल की ये वाली स्ट्रक्चर देखो आप, समझ में आ गया। देखो, बाकी कहानी आपको पता है, डी ऑर्बिटल तो वहीं रहेंगे, डी ऑर्बिटल तो चेंज होने ही नहीं है, दो एक्सिस पे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और 3 जो है वो एक्सिस के बीच में है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, वही कहानी। अब देखो, सबसे पहली बात तो वहां पे 6 लिगेंड थे, यहाँ पे 4 लिगेंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिपल्सन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कम होगा, पहली चीज। वहां पे 6 लिगेंड थे, यहाँ पे 4 लिगेंड है, तो जो एक तरह से रिपल्सन होगा वो कम होगा। अभी वो आगे पढ़ेंगे किस टाइप का होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, 6 लिगेंड 4 लिगेंड, 4 लिगेंड तो उनका रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इसका जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में कम होगी। क्यों होगी, बात समझ में आ गई। क्योंकि वहां पे 6 लिगेंड है, यहाँ पे ओनली 4 लिगेंड। ये तो पहली प्रॉब्लम आई है, और प्रॉब्लम आएंगे अभी तो ध्यान रखना। जो टेट्राहेड्रल है उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि वहां पे 6 लिगेंड होते हैं, यहाँ पे 4 लिगेंड। टेट्रा है, मैंने क्या लिख दिया, टेट्रा लिखा है मैंने। अरे बोलने पे मत जाया करो, एक बार आप लोग, दिख भी रहा आप लोगों को यार, इतना ध्यान मत दिया करो बोलने पे थोड़ा सा, अब इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर देख लो आप लोग। तो टेट्राहेड्रल जो है उसका जो CFSE होता है वो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे 6 लिगेंड है और टेट्राहेड्रल में ओनली 4 लिगेंड। अब देखो, ये चीज एक लो आप लोग ध्यान रख लेना। टेट्राहेड्रल में जो अप्रोच करने का एंगल है, DXY DXZ DYZ एंड लिगेंड्स का जो एंगल है वो इस डिग्री के एंगल पर अप्रोच करता है। और यहाँ पे जो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर है, और जो लिगेंड है उसका जो अप्रोच करने का एंगल है वो 35 डिग्री 14 है। देखो डिफरेंस एक ही है, फिर भी यहाँ पर ये 3, एक तरह से 3 ऑर्बिटल हैं, और यहाँ पे केवल 2 ऑर्बिटल हैं। तो ध्यान रखना, ये भले ही बॉन्ड एंगल ज्यादा हो और लिगेंड ऑर्बिटल से चाहे दूर हो, लेकिन 3 होने की वजह से
रिपल्सन ज्यादा होगा और दो होने की वजह से रिपल्सन कम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे स्प्लिटिंग देखेंगे तो सिस्टम वो का वही, इनकी एनर्जी पहले बढ़ेगी, ध्यान रखना हमेशा, वो तो हमेशा ही लागू होगा। और ये कहानी इसके बाद की है। दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी, यहाँ पे थोड़ा सा देखो मैंने गड़बड़ लिख रखा है, तो आप केवल ये अब सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अब देखो कहानी वो की वही, वहीं पे आ गए हम लोग वापस। जो ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी थी वो नीचे 3/2 नीचे आ जाए, 3/5 नीचे आ जाएगा, 2/5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.4 है और यहाँ पे 0.6 है। तो तीन की एनर्जी, दो की एनर्जी डिक्रीज हो गई तो -1.2 डिक्रीज हो गई, और तीन की इंक्रीज हो गई तो +1.2 इंक्रीज हो गई। मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो इनकी एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब सेम है। इसी एनर्जी को एडजस्ट करते हैं ये, कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, बात वो की वही है। इस पूरे एरिया को, ये जो डिफरेंस है इसको डेल्टा टी बोलते हैं। मतलब डेल्टा टी क्या है, CF है या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड। यहाँ पे तो देखो एक चीज और ध्यान रखना, मैं बता दूं आपको एक यहीं पे, जो टेट्राहेड्रल की CF ऐसी है वो ओक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ओक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। इसलिए ये जो डिफरेंस है, खैर आगे बताऊंगा, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन हिंट दे देता हूं। इसलिए क्या होगा, ये डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए जब भी कभी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जाने के कारण हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखना, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, क्योंकि उनकी CFSE जो है वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। वो आगे मैं समझा दूंगा, अभी एक बार समझ लो, मैं केवल हिंट दे रहा हूं। ठीक है, अब आप लोगों की नजर में लिख ले हमेशा ऑर्बिटल बाद में ये हैं, कोई रीजन है कि ऑर्बिटल पहले और EG लिखते हैं, मतलब जनरली आप यहाँ की बात कर रहे हो क्या? ये देखो, ये तो एक समझने का तरीका है, बस हम लोग ये मानते हैं कि तीन का पेयर, बाकी देखो ये भी सही तो नहीं है, क्योंकि इस ऑर्बिटल को हम लोग dz² पढ़ते हैं, ये एक नोटेशन है, मान लो आप केवल, ये बात सही है कि ये चीज वैसे कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड की बात है, बस इतना मान लो आप लोग कि बस T2G को पहले पढ़ते हैं, EG को बाद में पढ़ते हैं, एक रूटीन में आ गया, जो भी बुक लिख रहा है वही लिख रहा है, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये मान के चलना। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, क्या बता रहा था मैं? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, क्योंकि इनकी जो CF ऐसी होती है वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है क्या टेट्राहेड्रल में जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? अब आप लोग बताओ, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या जो टेट्राहेड्रल है, सही है, बट लो स्पिन है? फटाफट रिप्लाई कर दो अगर कुछ ऐसा आइडिया है तो, और अगर ऐसा आइडिया नहीं है तो एक कंपाउंड आप लोग लिख लो, कभी पूछ ले तो, वैसे कोई नहीं पूछता। टेट्रा किस, टेट्रा किस, वन नोरबोर्नाइल, वन नोरबोर्नाइल, कोबाल्ट फोर्थ, ये नाम लिख लेना आप लोग। ये एक ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो टेट्राहेड्रल है, लेकिन
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इसका नाम आप लोग नोट कर लेना, अगर कभी भी पूछा जाए तो। ऐसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना, क्या पता किसी का मूड सटक जाए पेपर बनाने वाले का और उसके हाथ ये क्वेश्चन लग जाए। तो ये वर्ड जरूर लिख लेना आप लोग, टेट्राकिस वन नोरबोर्नाइल, नोरबोर्नाइल कोबाल्ट फोर्थ, ये कंपाउंड है जो टेट्राहेड्रल है बट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छी तरह से ध्यान रख लेना भाई, कोई भी इश्यू हो तो आप लोग बता देना, ठीक है। यहां तक चेक करो आप लोग, फॉर्मूला तो आप लोग बना लेना, नोरबोर्नाइल का फॉर्मूला लिख लेना बस। टेट्रा किसका मतलब चार, एक का मतलब वन पोजीशन, और नोरबोर्नाइल का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, यहाँ पे बी होता है, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है, देख लेना ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है, कोबाल्ट फोर्थ। फॉर्मूला मैंने भी नहीं लिख रखा है, लेकिन एक बार देख लेना आप लोग, बाकी मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो यहां तक चेक कर लो एक बार, कोई भी इश्यू हो तो पूछ लो आप लोग, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल हो गया है, टेट्राहेड्रल हो, देखो एक चीज और ध्यान रख लेना आप लोग, देखो ये जरूर ध्यान रख लेना, ये रिलेशन कई बार एग्जाम में पूछा है, और किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, ये तो मान के चलना, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। देखो ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, देखो कभी भी अगर किसी भी दो साइड को बैलेंस किया जाता है तो उस साइड को मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब एक तरह से बैलेंस करने के लिए अगर कम है, जो संख्या कम होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, या फिर अगर किसी संख्या को कम करना हो तो उसको एक से कम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ में आई मेरी बात? देखो दो बैलेंस होते हैं, जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, ए बराबर बी है मान लो, ए बराबर बी का तो खैर मैंने गलत लिख दिया, लेकिन ए और बी है सपोज, और बी ज्यादा है, मान लो बी ज्यादा है, मान लो कंडीशन ये है ए ग्रेटर, ए लेस देन बी है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इस एक को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर करने के लिए इस एक्स को इधर ले जाए तो बी बटे हुए एक्स भी हो सकता है, ध्यान रखना, मैथमेटिक्स है सिंपल। कैसे बैलेंस करते हैं संख्याओं को, मैंने क्या कहा आपको कि अगर ए जो है बी ज्यादा है तो ए और बी को बराबर करना है, तो एक को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे बराबर हो जाए। एक दूसरा तरीका और है कि इस एक्स को इधर ले जाए तो ये भी बराबर होगा, फिर ध्यान रखना ये भी बिल्कुल बराबर की कंडीशन है। तो आप देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों चीजें सही हैं, अच्छी तरह से समझ लो आप लोग एक बार, ये दोनों की दोनों चीजें। यहाँ पे हमने क्या कहा, देखो हम ध्यान से समझना, अगर देखो इसमें इसका भाग देंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे आता है पॉइंट, ये देखो पॉइंट 44 आता है, इसका मतलब देखो हमें पहले ही पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होता है, तो ज्यादा को मतलब एक से कम से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक से कम हो जाएगा एक्चुअल में। और यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये इक्वेशन जरूर रख लेना, डेल्टा टी बराबर होगा 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बराबर होगा, अब देखो डेल्टा टी कम हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से। देखो समझो आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स को, ये बहुत कंफ्यूज, अरे समझना है, कंफ्यूज क्यों करेगा भाई, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने आपको तरीका बता दिया यहाँ पे, जो कम है उसको गुणा करना है और जो ज्यादा है उसको भाग देना है, और ये मैंने लिख भी दिया है देखो, डेल्टा टी ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होता है तो एक से कम से मल्टीप्लाई किया है, डेल्टा टी कम होता है तो 2.25 से मल्टीप्लाई किया। ये सारी चीजें देखो याद रखनी है, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए याद रखने का, अच्छी तरह से समझ लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। चेक करो एक बार ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। एक बार समझ लो अच्छी तरह से, अगर कोई भी इश्यू हो
तो मेरे को बता देना आप लोग। ठीक है भाई, ये ओक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हो गई है और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग हो। ओक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल से कितनी ज्यादा होती है? इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है। ये देखो 4/9 और 9/4, ये चीज जरूर माइंड में रख लेना, कब 4/9 आएगा और कब 9/4 आएगा। बहुत बच्चों के गलत होते हैं क्वेश्चन, बहुत बच्चों के गलत होते हैं, और केवल समझ की वजह से गलत होते हैं। ठीक है, आगे चले, यहां तक चेक कर लो भाई आप लोग, अगर कोई भी इश्यू हो तो पूछ लो आप लोग, अदरवाइज आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब हमारी कहानी आ चुकी है स्क्वायर प्लेनर पर। देखो पहले तो आप कुछ कहानी समझ लो एक बार स्क्वायर प्लेनर की, मैं बता देता हूं। ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर में देखो ये आपका मेटल है, और मेटल से जुड़े हुए जो है 4 लिगेंड। ठीक है, लेकिन देखो आप इसको कभी भी ऐसे मत समझा करो, ये मान लो गलत है ये तरीका हमारा समझने, आप इसको ओक्टाहेड्रल से समझा करो। ओक्टाहेड्रल से कैसे समझ में आएगा, देखो तब जाके के चीजें क्लियर होंगी। ये देखो ओक्टाहेड्रल मान लो, ओक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ओक्टाहेड्रल बना देते हैं पहले। तो ये आपका मेटल हो गया है, ये आपके 4 लिगेंड हो गए हैं, ठीक है? 4 लिगेंड हो गए हैं, और 2 लिगेंड और हैं, एक लिगेंड आपका यहाँ पे है और एक लिगेंड आपका, ठीक है? इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है? इसको मिलाने के बाद को यहाँ से मिला दो, को यहाँ से मिला दो, को यहाँ से मिला दो, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। और वो पहले मैंने जो बताया था वो आप लोगों को समझ में आ ही गया था, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, इस जो ऑक्टाहेड्रल है उसको एक 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 तरह का नाम और दे सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान से समझना भैया आप लोग, देखो सारी चीजें, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पायरेमिडल। ये बात सही है कि गलत है, ये बताओ पहले आप लोग। ओक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाई पायरेमिडल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाई पायरेमिडल भी बोलते हैं, ठीक है? एक बार यहां तक देखो, समझ में आ गई ना कहानी? यहां से हम लोग टेट्रा सॉरी स्क्वायर प्लेनर को समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक चेक करो आप लोग एक बार, कहानी समझ में आ गई? स्क्वायर बाय पिरामिडल का मतलब है एक स्क्वायर, एक झोंपड़ी ऊपर एक झोंपड़ी नीचे, बस मतलब एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो यही तो कहानी है ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है? अब देखो क्या होता है इसमें, अब हम लोग इससे ये बनाएंगे, ये समझो आप लोग। अब देखो इससे ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ध्यान से समझना आप मेरी बात। अब देखो बहुत स्टार्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, यहीं से हम लोग जॉन टेलर इफेक्ट को समझेंगे। तो आगे जाके जो भी कल या परसों की क्लास में हमारा पार्ट होगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन, उसको हम लोग यहीं से समझेंगे, यहीं से वो कहानी स्टार्ट होती है। अब देखो क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करना आप लोग। ये ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल में ये माना जाता है कि जितने भी 6 लिगेंड हैं, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड होंगे, ध्यान से समझना, 6 मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो ये माना जाता है कि जो ऑक्टाहेड्रल है और उसमें सारे के सारे लिगेंड सेम है, 6 के 6, उसमें ये माना जाता है कि जो 6 की 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है, या जो 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ सबकी सेम होती है। ऑक्टाहेड्रल का कंसेप्ट है ये, कि अगर आपके सारे लिगेंड सेम है तो जो 6 बॉन्ड हैं ऑक्टाहेड्रल में, वो 6 के 6 बॉन्ड बिल्कुल सेम, बॉन्ड एंगल में, बॉन्ड लेंथ में, सब कुछ कहानी सेम होती। क्लियर है? ये ऑक्टाहेड्रल की कहानी बता रहा हूं, ठीक है? अब देखो थोड़ी सी कहानी समझो आप लोग एक बार, यहां पे आओ आप लोग। अब देखो अब की बार मैंने सीधा ही लिख दिया है, यहां से मैंने एनर्जी इंक्रीज नहीं की है, ध्यान से समझना मेरी बात, जो मतलब केवल समझने के लिए।
देखो यहां से जो हम लोग डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ा रहे थे, वो वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना, वो वाला पार्ट इंक्लूड है, ये मान के चलना। ठीक है, हाँ सर बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो, तो ये हमारा थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई, ये हमारी सिचुएशन आ गई। देखो ये आपको पता ही है, ये ऑक्टाहेड्रल की कहानी है हमारी, ऑक्टाहेड्रल से तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, ये ऑक्टाहेड्रल का जो सीएफटी डायग्राम बना लिया, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना, हमने क्या किया। अब देखो, ये जो दो लिगेंड है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये जो ऊपर पिरामिड वाले लिगेंड है, उनको मेटल से दूर ले जाते हैं। और जैसे ही दूर ले जाते हैं, मान लो इन चार बॉन्ड लेंथ से थोड़ी ज्यादा कर देते हैं बॉन्ड लेंथ को, तो उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स होता है और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। और कई बार आपने लिखा पढ़ा होगा कि थोड़ी सी भी अगर ये जो जेड एक्सिस वाली बॉन्ड लेंथ है, अगर उनको बढ़ाया जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली बॉन्ड लेंथ तो वो की वही रहेंगी ऑक्टाहेड्रल वाली, लेकिन अगर जेड एक्सिस वाली बॉन्ड लेंथ को बढ़ाया जाए या जेड एक्सिस वाले लिगेंड को सेंट्रल मेटल से दूर ले जाया जाए, तो इस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। और कई बार पूरी बुक में इसका नाम लिखा होता है टेट्रागोनल डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल था, उसमें डिस्टोर्शन आ गया और अब क्या बन गया, वो टेट्रागोनल बन। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझो। अब जैसे ही दो लिगेंड को, जेड एक्सिस वाले लिगेंड को दूर लेके जाएंगे, तो ध्यान रखना कि जो डी ऑर्बिटल था वो लिगेंड से दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा तो उसका रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया। अब रिपल्सन कम हो गया तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप ध्यान से समझो, देखो यहां पे आ जाओ। अब आप देखो, ये जो ईजी था हमारा, यहाँ पे दो ऑर्बिटल थे, मैंने लिखे नहीं है लेकिन आपको सबको ही पता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे तीन ऑर्बिटल थे, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ये जो डी एड जेड एक्सिस पे जो लिगेंड था वो दूर चला गया, तो जो डी एक्सिस पे जो ऑर्बिटल था डी जेड स्क्वायर और लिगेंड के बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा। रिपल्सन कम हो जाएगा तो देखो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो गई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी तो इतनी रहनी है भाई, बैलेंस वही रहेगा। अब नीचे आ जाओ। अब देखो, जो ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में जेड एक्सिस है उसका रिपल्सन कम हो गया, उसका रिपल्सन कम हो गया, इन दोनों का तो एनर्जी कम हो गई। और जिसमें जेड एक्सिस नहीं है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये कहानी है टेट्रागोनल की, ध्यान रखना, इसकी कहानी है टेट्रागोनल की। ध्यान से समझ लो, देखो अच्छी तरह से, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना आप मेरे से। बहुत, ये मान लो जॉन टेलर डिस्टोर्शन का ये बेस है। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या किया कि जो जेड एक्सिस पे लिगेंड थे उनको दूर लेके गए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो क्लियर कंसेप्ट है यहाँ पे, कि सपोज हम लोग इन दोनों लिगेंड को यहाँ से हटा देते हैं, जेड एक्सिस वाले दोनों लिगेंड को हम यहाँ से हटा देंगे, तो आपको पता है क्या बन जाएगा भाई, वो स्क्वायर प्लेनर। और देखो जैसे ही लिगेंड को हटा दिया, इसका मतलब जो जेड ऑर्बिटल था, जेड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल था जेड एक्सिस पे, वो बिल्कुल रिपल्सन से फ्री हो गया। और रिपल्सन से फ्री हो गया तो ध्यान से समझना, देखो अब आप लोग, इस डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होकर के यहाँ पे आ जाएगी और ये डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी। इस वाले की एनर्जी तो बढ़ी गई है, इसकी कम हो गई है, कम होके यहाँ पे और भी कम हो, टेट्रागोनल में थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन जैसे ही लिगेंड को वहां से हटाया जेड एक्सिस से, एनर्जी एकदम से नीचे आ गई और आकर के यहाँ पे आ गई। और ये दोनों में भी जेड एक्सिस है तो इनकी एनर्जी भी और भी ज्यादा। ये कहानी है स्क्वायर प्लेनर की। और यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये वाला पूरा डिफरेंस, इसको हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा एसपी, ये ध्यान रख लेना। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो डेल्टा एसपी है वो ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों भाई, फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। डेल्टा एसपी ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होता है,
ऐसा क्यों, जबकि लिगेंड तो 4 ही हैं भाई? फटाफट रिप्लाई करो भाई, देखो आप लोग, जबकि लिगेंड तो ओनली 4 ही हैं। टेट्राहेड्रल वाली कहानी होती, बट यहाँ पे देखो आप लोग, फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। टेट्राहेड्रल में भी लिगेंड 4 थे, लेकिन उसकी स्प्लिटिंग कम थी ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में, जबकि यहाँ पे भी 4 लिगेंड है, लेकिन इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है CFE ऐसी है, वो और भी ज्यादा है। ये ध्यान रख लेना। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखो इसकी जो, एक बार मैं बताऊंगा, आप लोग पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर मैं बताता हूँ कुछ आ रहा हूँ आप लोगों को जो ध्यान रखना आप लोगों को। बिकॉज OS से SP बना है, तो इसमें क्या हुआ, बना है तो बन गया। एनर्जी का क्या रूल है इसमें भाई, बना है तो बन गया, वो तो हमने लिगेंड को हटा दिया। लेकिन एनर्जी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, उसका इतना ज्यादा होने का क्या कारण है, वो आप लोगों को बताना है, वो आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। देखो ध्यान से समझना, एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्क्वायर प्लेनर है, उसमें जेड एक्सिस पर कोई लिगेंड होता ही नहीं, और जेड एक्सिस पर लिगेंड नहीं होने से एक तरह से जेड, जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है या DXZ और DYZ ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी काफी कम होती है, और जो XY एक्सिस वाले ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी बहुत बढ़ती है। तो जितनी कम होती है उतनी बढ़ती है, क्योंकि बैलेंस तो बराबर बना रहेगा, इसलिए उनमें एक तरह से जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर जेड एक्सिस पर कोई लिगेंड है ही नहीं। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, मैं बताता हूं। यहाँ पे देखो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DX स्क्वायर DXY के बीच के एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा 1। एक बार समझना मेरी बात आप लोग अच्छी तरह से, और ये डेल्टा 1 जो है, ये डेल्टा ओक्टाहेड्रल के बराबर होता है, मतलब ये स्प्लिटिंग ही ओक्टाहेड्रल के बराबर है। फिर देखो जो DXY और DZ स्क्वायर, इसको बोलते हैं डेल्टा 2, और जो DZ स्क्वायर और DXZ और DYZ है, उसको बोलते हैं डेल्टा 3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 3, ठीक है? तो जो डेल्टा 1 है वो तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के बराबर है, और डेल्टा 2 जो है, अब आप समझ लो, ये लो 0.656 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और जो डेल्टा 3 है वो है 0.086 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। बहुत काम की चीजें, ये कहीं नहीं मिलेंगी आप लोगों को ये वैल्यूज जो है, ठीक है? अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसकी एनर्जी कितनी है, तो इसकी एनर्जी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के रेफरेंस में निकाला जाता है 1.23 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल DX स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी, और अगर इसकी बात करें तो इसकी एनर्जी होती है 0.23 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और इसकी जो एनर्जी होती है -0.43 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और इसकी जो एनर्जी होती है वो -0.51 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये सारे टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, किसी की कुछ भी एनर्जी पूछ सकता है, इतना अच्छा मैटर कहीं नहीं मिलेगा आपको एक साथ, ये सारी चीजें कहीं नहीं मिलेंगी इतनी सारी वैल्यूज के साथ आप लोगों को। एक एक वैल्यू आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो बात समझ में आ गई है? तो देखो मैं आपको क्या कह रहा था कि ये कहानी शुरुआत है जॉन टेलर डिस्टोर्शन की, जॉन टेलर डिस्टोर्शन की। देखो यही एक तरह से जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, बस वहां पे हमें एक चीज डिसाइड करनी होती है। क्या डिसाइड करनी होती है? जो 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 EG में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा कि इस ऑर्बिटल में जाएगा, बस अगर ये पता चल गया, यही जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, और कुछ भी नहीं है जॉन टेलर डिस्टोर्शन। कि एक्चुअल में ये हमारे पास दो ऑर्बिटल है, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? देखो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। अब देखो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा या इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ गई भाई? दोनों में तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों में से एक में ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब हम लोग वहां पे यही पढ़ने वाले हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस ऑर्बिटल में होगा कि इस ऑर्बिटल में होगा, वो हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में
क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या, इन दोनों ऑर्बिटल में से जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसका रिपल्सन कम होगा। अगली बात समझ में? तो जॉन टेलर तो ये मान लो कि मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो। नहीं नहीं, गैप की नहीं है भाई, गैप की ये है दशरथ, गैप ये है, गैप की एनर्जी ये वाली है, ये वाली एनर्जी, एक मिनट में देख लेता हूं, मैंने कहीं लिख तो नहीं दिया है, नहीं, गैप की एनर्जी नहीं है वो, मैंने सही लिखा है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, वो इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, गैप की एनर्जी ये वाली है। देखो यही चीजें समझनी है, जितनी भी बताई है वो गैप है या उनकी मैंने बता दिया, आप क्लियर कर लो। ये जो है डेल्टा नोट, डेल्टा टू बराबर ये गैप एनर्जी है, और ये जो मैंने लिखी है वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन रह जाता है कई बार, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो डेल्टा नोट, डेल्टा ऑक्टेडल, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री की वैल्यू मैंने लिख दी है, ये गैप की एनर्जी है। इनको देखो, वैसे भी बदल लेना आप, 2/3, 5/3 में भी आपको पता होना चाहिए, वैसे भी पूछ सकता है वो, आप ये मत सोचना कि ऐसे ही पूछेगा ना, वो इसी को लिख देगा। अब इसको बटे में लिखेंगे तो कितने आएंगे देख लेना आप लोग, 2/3 के आसपास वैल्यू निकल के आएगी लगभग, ये ध्यान रखना। देखो यही तो काम की बात बता रहा हूं, इतना ही तो सोचना है, आता तो आपको पहले भी था। मतलब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टू है वो 2/3 डेल्टा नोट भी लिख सकते हैं, यही तो सीखना है। आई बात समझ में? वैसे ही पढ़ा है। ओके सर जी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मान के चलना। आप लोगों ने चाहे कितना ही सीएफटी पढ़ लिया हो, लेकिन मेरे को लगता है ऐसी चीजों तक नहीं पहुंचेंगे आप लोग। ठीक है, यहां तक चेक करो आप लोग। तो समझ में आ गया दशरथ, गैप वाली एनर्जी ये है, और ये जो मैंने एनर्जी लिखी है वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी। ठीक है, और बताओ यहां तक, अगर किसी को कोई इश्यू हो तो पूछो आप लोग। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, हम लोग यहाँ पे भी रिलेशन की बात कर लेते हैं रिलेशन क्या है देखो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, डेल्टा एस पी ग्रेटर देन डेल्टा ओक्टाएडल ग्रेटर देन डेल्टा टेट्रा। ठीक है, अगर इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो ध्यान रखना, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर बराबर 1.3 डेल्टा ओक्टाहेड्रल। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये, ध्यान रखना। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एस पी बराबर 4/3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बराबर क्या लिख सकता हूं, 3/4 डेल्टा एसपी। तो कुछ समझना आप लोग चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी घुमा के दे देगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। अगली बात समझ में, ये रिलेशन जरूर ध्यान रख लेना कि एसपी और डेल्टा, डेल्टा एसपी और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल में क्या रिलेशन है। बाकी तो मैंने सारा लिख के दिया आपको नोट्स में, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भी इशू नहीं हो, क्योंकि ये मान के चलो लगभग लगभग पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है भाई, अब आप लोग देख लो, स्प्लिटिंग में किसी को कोई भी इश्यू हो, कल हम लोग सीएफएससी के बारे में पढ़ेंगे। सीएफएससी तो हमने देख ली कि क्या होती है, कल हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे, सीएफएससी निकालते कैसे हैं, कब पेयरिंग करवाएंगे, कब पेयरिंग नहीं करवाएंगे। फिर हम लोग ये भी पढ़ लेंगे कि सीएफएससी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो कल हम लोग एक तरह से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोग ये चेक करेंगे कौन से कोऑर्डिनेशन में, कौन से मेटल के कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में, इस टाइप से हम लोग जो ये सारा इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, स्प्लिटिंग के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन जी में होंगे, कितने T2G में होंगे, वो सारा हम लोग। और फिर हमारा पार्ट आएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। उसके बाद एक पॉइंट बचेगा आपका ओनली, जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है, हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें मुश्किल से कोई
5-7 पॉइंट हैं, उनके बेसिस पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है भाई, चेक कर लो आप लोग, किसी को कोई भी इशू तो पूछ लो आप लोग, अदरवाइज खत्म करें हम लोग आज की क्लास। देखो आज की क्लास ये मान के चलना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन सही होना ही चाहिए, ये मान के चल। ठीक है, कोई क्वेरी हो आप लोगों की तरफ से तो बताओ, अदरवाइज तो खत्म करें हम लोग क्लास को। ठीक है, कोई इशू नहीं है किसी को। चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।